Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and I welcome all of you on my platform of Bandcrafting. नया महीना शुरू हो चुका है जी अक्टूबर का। संडे ड्यू टू हॉलीडे तो हमने एडिटोरियल एनालिसिस नहीं किया क्योंकि पूरी टीम जो है वो छुट्टी पे थी। तो संडे को नहीं और रिमेनिंग वीक वी विल प्रोवाइड यू एडिटोरियल एनालिसिस। सो चलें शुरू करते हैं जी। आज है 2 अक्टूबर 2023। रिमाइंडर में पीडीएफ के फॉर्म में लिंक में दिया हुआ पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप वहां से आज का डॉन न्यूज़पेपर जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। फर्स्ट, ब्रूटलाइजिंग सोसाइटी एडिटोरियल है जी। इसके अंदर क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली जो है वो कैपिटल पनिशमेंट को डिस्कस किया गया। नॉट ओनली कैपिटल पनिशमेंट बट आल्सो जो है पनिशमेंट दी जाए, जिस तरह कह लेते हैं जी इसको सरेआम फांसी दे दी जाए। सादा अल्फाज कि अगर कोई बंदा किसी भी गर्ल का, लड़की का, वुमेन का रेपिस्ट जो है, जो रेप करता है उसको सरेआम फांसी दी जाए। यानी क्या कि लोगों के सामने उसे खुले चौक में लटका दिया जाए। ये है जी इस एडिटोरियल का थीम और इसके ऊपर वो डिस्कशन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं जी। इसके अंदर बात इस तरह से शुरू होती है कि जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं वो एक प्रपोजल बिल प्रपोज करते हैं, एक बिल पब्लिक हैंगिंग ऑफ रेपिस्ट्स के सरेआम जो उनको फांसी दी जाए जो भी जना का मुर्तकिब होता है या जो भी रेप करता है किसी का। और ये बिल पास हुआ है और उसको जो है कंडेम किया है पाकिस्तान पीपल पार्टी ने और इंटीरियर एंड फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे उन्होंने इसकी जो है तरदीद की है। उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए, खुलेआम फांसी नहीं देनी चाहिए जी। बहरहाल वो एक सेपरेट बहस है, क्यों उन्होंने कहा वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो है कि अगर इस बिल को हमने लीगली अप्लाई करना है, इसको लॉ बनाना है, तो हमें पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड, ये दो जो है इनके अंदर इनके कुछ सेक्शंस के अंदर हमको अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी और उसके बाद ये जो लॉ है ये लीगलाइज हो जाएगा और पब्लिकली एक्सक्यूज भी हो जाएगा, यानी कि इसको हम प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। लेकिन अभी बिल पास हुआ है और आगे इसको लॉ बनने में अभी टाइम लगेगा। अच्छा जी, आगे वो ये जो लोग कंडेम कर रहे हैं ये कुछ अपने पॉइंट्स देते हैं कि और उन पॉइंट्स के ऊपर वो बात भी करते हैं। बहरहाल उससे पहले कहते हैं कि ये एक डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट है, ये कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है कि पब्लिक हैंगिंग ऑफ रेपिस्ट। क्यों नहीं है? वो कहते हैं कि जैसे ही पहले वो बताता है कि 2018 के अंदर टू 2018 में जैनब एक लड़की थी, जैनब अंसारी, आपने भी इसकी सुनी ही होगी ये स्टोरी। ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर उसकी एज थी, तो उसको रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया था। तो वहाँ तब से ये जो है जब उसको उसका मर्डर कर दिया गया तो उसके बाद से ये डिमांड जो है बड़ी इंक्रीज हो गई है कि सरेआम जो रेपिस्ट हैं उनको सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। तो इमरान खान की गवर्नमेंट में भी, इमरान खान ने भी एक स्टेटमेंट में और वहां पे डिस्कशंस में इस चीज को हाईलाइट किया था कि वो इस चीज को लीगलाइज कर दे, यानी कि लॉ बना दे कि जो भी रेप करता है उसको सरेआम फांसी दी जाए। मगर वो नहीं कर पा रहा ड्यू टू, क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि कुछ प्रेशर है। कहाँ से प्रेशर है? ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं वहां से कुछ प्रेशर है और उस प्रेशर की वजह से वो जो है ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली वी एवरीवन नो दैट पाकिस्तान जो है ये वेस्टर्न स्फीयर से तल्लक रखता है रिलेशंस में, और हम काफ़ी अपनी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ों के ऊपर, आईएमएफ के ऊपर, वर्ल्ड बैंक के ऊपर अनिसार करते हैं लोन के लिए। तो फिर हमें उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को भी मानना पड़ता है, जो कि हमारी यानी कि मजबूरी होती है। तो इसी इसी वजह से जो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, उनका जो है क्या है कि काफ़ी पाकिस्तान के अंदर अहम रोल है, तो उनको भी देखना पड़ता है। तो ये उसने कहा कि इस वजह से हम नहीं खाते। यहाँ पे जो वो आगे कहता है, पॉइंट दिस एक्शन फर्दर ब्रूटलाइज द सोसाइटी।
ये जो कंडेम करते हैं, ये कहते हैं कि अगर हम ऐसे काम करेंगे तो ये सोसाइटी को और खतरनाक बना देगा। लोग तो पहले ही जो है वो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स की वजह से डिप्रेस है, तो अगर इस तरह का हम कोई काम कर देते हैं तो हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी और वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपे से बाहर होना शुरू हो जाएंगे। और उसकी वो एग्जाम्पल देता है कि ये कहते हुए कि ये जो कि इस तरह से अगर हम कहते हैं ना कि क्राइम कम हो जाएगा, पब्लिक हैंगिंग और जो रेपिस्ट की है, तो वो नहीं होगा। क्यों? वो ज़ियाउल हक जो डिक्टेटर थे उनकी एग्जांपल देता है। वो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे लॉ जो थे बनाए थे क्राइम को कम करने के लिए, मगर क्राइम तो कम नहीं हुआ इससे, लेकिन सोसाइटी के अंदर बार्बरिज्म और वायलेंस जो है वो बढ़ गई थी। तो इसलिए हमें इसको दोबारा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। और हमें करना क्या चाहिए, वो कहते हैं इसकी निस्बत हमें ये करना चाहिए कि हमें पुलिस को बेटर फंडिंग देनी चाहिए, पुलिस को ज़्यादा फंडिंग देनी चाहिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है उसको इम्प्रूव करना चाहिए और सॉलिड ट्रेनिंग देनी चाहिए फॉर ऑफिसर्स वो इन्वेस्टिगेटिंग रेप, यानी कि जो रेप की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको और ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से जो है जराइम की जो है निशानदही कर सके और उनको सजा दिलवा सके जो भी लॉ के अंदर है। और एंड में वो ये कहता है कि इमोशन शुड कंट्रोल बाय लेजिस्लेटर, कि जो भी लॉ बना रहे हैं, लेजिस्लेशन कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपने इमोशंस को साइड पे रखे और एक हम्बल मजाजी के साथ सोचे कि इस तरह से क्या होगा, सोसाइटी में ज्यादा वायलेंस होगी। बहरहाल ये एक पर्सपेक्टिव है जो एडिटोरियल वाले ने अपना दिया है, और दूसरी तरफ से ये जमात इस्लामी जो है उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है। उनका पर्सपेक्टिव जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इसकी क्या सजा होनी चाहिए। तो ये बहरहाल दोनों चीजें जो भी एडिटोरियल के अंदर थी इनको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इसके अंदर आप क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलता हूँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर मैं इसी एडिटोरियल की बात करता हूँ, तो इसमें ज़ाहिर है एक वुमेन का जो रोल बड़ा अहम है कि ये एक किस्म का जो रेप है ये डायरेक्टली हिट करता है बाय वुमेन को, फिजिकली साइकोलॉजिकली, ठीक है ना। तो जहाँ पे हम वुमेन के बारे में ऐसे लिखते हैं, ऐसे या कोई भी टॉपिक आता है तो वहां पर ये रेप जो है ये भी ऐड उसमें आप किसी न किसी डिमेंशन में कर सकते हैं, किस तरह से वुमेन के साथ ज्यादती हो रही है इन हमारी सोसाइटी के अंदर भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी। और फिर उसके बाद इसको आप बना सकते हैं कि इसको काउंटर मेजर्स के लिए क्या किया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट है जी एक्सपोर्टिंग बैगर्स, वेरी शेमफुल थिंग। इसके अंदर जो बात चीज हो रही है वो सादी सी ये है कि पहले तो पाकिस्तान से लोग बाहर जाते थे जॉब करने के लिए या उमरा करने के लिए, हज करने के लिए, ये दो तीन काम करने जाते थे। लेकिन अब पाकिस्तान से बाहर लोग जाते हैं मांगने के लिए। इसके ऊपर ये सारी डिस्कशन हो रही है, बैगर्स मांगने वाले, एक्सपोर्टिंग एक्सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान ने और तो कुछ एक्सपोर्ट किया नहीं, बैगर्स एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। इसमें क्या जी, एक्सपोर्टिंग बैगर्स के अंदर जो सबसे पहले बात आती है मेन वो ये है कि 90% जो बैगर्स अरेस्ट हुए हैं ना अब्रोड, पाकिस्तानी है। यानी कि अगर 100 बंदा अरेस्ट हुआ तो उसमें से 90 पाकिस्तानी है बैगर्स को। उसमें कौन कौन से मुल्क में, सऊदी अरेबिया में, ईरान में और इराक में, ये तीन कंट्रीज के अंदर जो पाकिस्तानी बैगर्स हैं, जो भी बैगर्स उन्होंने पकड़े हैं उनमें 90% पाकिस्तानी है। अब इसके बाद वो कहते हैं कि दो एरियाज के ऊपर जो है ये बड़ा है, दो दो डिमेंशन से हमें देखना पड़ेगा। नंबर वन कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग बड़ी हो रही है पाकिस्तान से, और यही जो ह्यूमन है इनको सप्लाई किया जाता है बाहर के मुल्कों में जबरदस्ती, और वहां पर इनसे ये वाला काम बैगरी वाला करवाया जाता है। दूसरा वो ये कहता है कि ग्लोबल इमेज पाकिस्तान का इससे बड़ा ही खराब हो रहा है कि पाकिस्तानी जो है बाहर जाकर भीख मांग रहे हैं। यहाँ तक वो कहता है कि जो वीजा हम लोग देते हैं हज वगैरह करने के लिए, उम्रा करने, स्पेशली उम्रा करने के लिए, हज तो काम ही है, उम्रे के लिए जो हम लोग वीजा पाकिस्तानी लेते हैं उसको भी मिस यूज किया जा रहा है। कैसे कि मस्जिद अल हराम में जो जेब काटने वाले हैं वो पकड़े गए हैं काफी, और उनमें भी ज्यादातर तादाद पाकिस्तानियों की है। यानी कि यहाँ से लोग जाते हैं उम्रा करने के लिए, ठीक है ना, और वहां पर जाके क्या करते हैं कि वो जेबें काटते हैं मस्जिद अल हरम के अंदर। तो ये भी क्या है, एक बड़ी यही एक नेगेटिव पाकिस्तान का इमेज जा रहा है। और नेक्स्ट वो आगे कहता है कि इससे ज्यादा और परेशानी की बात क्या हो रही है कि जो न्यू डेस्टिनेशन है वो अब जापान है। यानी कि अब यहाँ से जापान भी जाना शुरू हो गए, तो वहां जाकर भी बेगर्स जो है वो लोग पाकिस्तानी जो है वो मांगना शुरू हो गए हैं। तो ये थी इसका मेन क्रक्स
कि कितनी ही ये बैड न्यूज है। आगे इसको फिर वो लेके चलता है। आगे पता है कि स्टेट को देखना चाहिए कि कौन प्रमोट कर रहा है इन चीजों को। तो वो आगे जब देखते हैं तो पहले नंबर पर जो स्टेट देखती है तो ब्लेम करती है पॉवर्टी को, कि गुर्बत ही बहुत ज्यादा है जी। इतनी गुर्बत पाकिस्तान में ज्यादा हो गई है कि आप लोगों बाहर जाकर मांगना शुरू हो गए हैं। और फिर वो आगे बताते हैं कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2023 के अंदर 40% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं, कि पॉवर्टी लाइन से भी नीचे हैं, गुर्बत की लकीर से भी वो नीचे हैं, इनकी उनकी जो अर्निंग है वो बहुत ही ज्यादा थोड़ी है। आगे वो कहता है कि नेशनल सोशल सेफ्टी नेट बनाए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में 20 पैक है, तो इस तरह के जो सोशल सेफ्टी नेट है ये भी एक वजह है जिसकी वजह से एक तो गुर्बत होगी ना, और दूसरा कहता है ये भी वजह है। ये कैसे वजह है कि इस तरह से प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ये भी लोगों को क्या बना रहे हैं, बैगर्स बना रहे हैं, कि लोगों को हाँ मंथली एक 2000 3000 रुपया दे दिया जाता है और उनको एक आदत सी पड़ जाती है बगैर काम किए कुछ लेने की। तो ये भी एक आदत डाल रहे हैं। वो कहते हैं इसकी निस्बत ये होना चाहिए, जरूरत किस चीज की है, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन की जरूरत है। स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन टू बी सेल्फ, जब स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन लोगों को हम देंगे बजाय कि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट से पैसे देने के, तो जब हम स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन उनको देंगे तो उससे क्या होगा कि जो लोग हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, अपने लिए पैसे खुद ही कमा लेंगे। एक दो डिमेंशन तो ये बताता है। तीसरी डिमेंशन वो बताता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जरूरी नहीं है कि सारे लोग खुद ही वीजा लेकर बाहर जाते हैं और वहां पर जाकर मांगना शुरू कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये भी हो रहा है कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, यानी कि जो पाकिस्तान में इंसानों की स्मगलिंग की जाती है इलीगल तरीके से, औरतों की, बच्चों की, मर्दों की यहाँ से अगवा किया और उनको बाहर के बेच दिया दुबई वगैरह और इधर उधर। तो उन लोगों जो जो लोग हैं जब उनको यहाँ से बाहर बेच दिया जाता है तो आगे वो जो लोग हैं वो उनको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, बैगिंग के लिए। तो वो कहते हैं इसको भी काउंटर करने की हमें जरूरत है, इसके ऊपर भी चेक करने की जरूरत है। और आगे फिर वो चौथी चीज ये कहता है, प्रॉपर चेक हुआ एग्जिट। फिर हमें ये करना चाहिए कि जो बाहर जा रहे हैं उनके ऊपर प्रॉपर चेक करना चाहिए किस काम से जा रहे हैं, वो काम भी है या किस काम से जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं। तो फिर भी हम इसको बैगिंग को, लेकिन ये ऐसा करने में हमें क्या करना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए कि इनके लिए जो वाकई किसी जेन्युइन वजह से जा रहे हैं उनको राइट्स की वायलेशन नहीं हमें करनी। और आगे फिर पांचवें पॉइंट पे वो कहता है कि सब और एक से और ऑप्शन ये है कि क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एट होम बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तानियों के लिए पैदा की जाएं जिनमें वो होम बेस यानी कि घर में बैठकर काम कर सके और रोजगार कमा सके। इससे क्या होगा, पॉवर्टी कम होगी और अल्टीमेटली ये जो बैगर्स की जो एक फौज तैयार हो गई है दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर मांग रही है, ये भी कम होगी। तो ये था जी सेकेंड एडिटोरियल बैगर्स वाला। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखेंगे तो फिर वही बात, पॉवर्टी है। पॉवर्टी का इसमें जिक्र किया गया कि 40% जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये डिजिट आप याद रखेंगे। और इसके अलावा यही वाली चीज बैगर्स वाली, तो पाकिस्तानी बाहर जाकर मांगना शुरू हो गए हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में आप बात कर सकते हैं कि ये कोई इतना अच्छा नहीं है, लोगों को स्किल्ड एजुकेशन देनी चाहिए ताकि वो अपना रोजगार खुद मंगा जो है वो कमा सके। एजुकेशन पे बात हो सकती है कि स्किल्ड एजुकेशन होनी चाहिए, प्रोडक्टिव एजुकेशन होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट पे बात हो सकती है कि जो लेटेस्ट तरीके हैं जैसे ऑनलाइन लर्निंग वगैरह इस तरह के मंसूबों के ऊपर काम होना चाहिए। तो ये आप इन सारी चीज़ों को इसके अंदर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर सकते हैं। फैजाबाद रिडक्स, ये बेसिकली पाकिस्तान टीएलपी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के बारे में है जी। कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है वो क्या था, उसका जो फैजाबाद जो धरना हुआ था खादम हुसैन रिजवी साहब ने जो दिया था उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि फैजाबाद रिडक्स का मतलब होता है रिव्यू, दोबारा से देखना। अब होता क्या इसमें वो ये बताता है कि 2017 में ये धरना हुआ और इसकी वजह से पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम के ऊपर जो है टीएलपी जो तरीके लब्बैक पाकिस्तान है वो पहले की मशहूर नहीं थी, इसके बाद बड़ी मशहूर होगी। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जो भी इसके अंदर मौजूद थे उनके बारे में कुछ सजा जजा का फैसला दे दिया। लेकिन अब क्या है, उसको रिव्यू किया जा रहा है, एक रिव्यू पिटिशन। अब इसमें ज्यादा तो नहीं, बाकी तो वो काफी बातें करता है, लेकिन वो जो मेन बात करना चाहता है ना वो ये करना चाहता है
कि अब दोबारा से जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है वो मिनोरिटी कम्युनिटी के दोबारा से खिलाफ एक्टिव हो गई है। वो कहता क्या है, असल में वो ये कहता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था ना 2019 का, इस फैसले के ऊपर अमल नहीं किया। और उसकी वजह से अमल क्यों नहीं किया, उसमें वो जो नॉन जो है जिस तरह सिंपल सी वो बात करता है, ये वाली पॉलिटिकल डोमेन के अंदर इंटरफेरेंस की गई थी, रिलीजियस चेक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म स्टेट पैटर्न, सीधा से वो एस्टेब्लिशमेंट को उसके अंदर ब्लेम करता है। और वो कहता है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट थी ना, इसने ये जो है इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करवाने दिया गया, और इससे क्या हुआ, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म था उसके ऊपर चेक नहीं हो सका, बल्कि उन्होंने इसको पैट्रोनाइज किया और इनको बढ़ाया, और उसका रिजल्ट ये निकला कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है वो और ज़्यादा फ्लोरिश हुई। ठीक है, और उससे क्या हुआ, पाकिस्तान का इमेज एक तो दुनिया के अंदर खराब हुआ, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई कि यहाँ पे पूछने वाले कोई नहीं है, और इसके अलावा जो अटैक्स ऑन मिनोरिटीज हैं ये भी बढ़ गए। और ये क्या है, फेलियर टू इम्प्लीमेंट द फैजाबाद सिटिंग वर्डिक्ट, सिर्फ इस वजह से हुआ है कि वो जो फैजाबाद का जो धरना था उसमें जो एक केस दर्ज हुए थे मुख्तलिफ किस्म के, जिसमें काफी पुलिस वालों की भी डेथ हुई, रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया गया था तब डायरेक्टली। तो उसमें क्या है कि वो केस चला, फैसला हुआ, लेकिन उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कि कुछ पाकिस्तान में ऐसी फोर्सेस हैं जो कि अपनी मर्जी के मामला को देखना चाहती हैं। तो उसके रिजल्ट्स ये निकले कि पाकिस्तान का इमेज तो एक तो खराब हुआ कि पाकिस्तान में जो मर्जी करे जी कोई पूछने वाला नहीं है, दूसरा उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई और माइनॉरिटीज के ऊपर जो अटैक है वो भी बढ़े। फिर आगे वो इसी चीज को लेके चलता है कि अभी ईद मिलाद नबी के ऊपर बम्बिंग हुई है, यानी कि बम आपने देखा है 2-3 जगह पर बम खुदकुश हमले हुए हैं। तो ये कहता क्या है, ये इसी वजह से है कि वायलेंट एक्सट्रीमिज्म दोबारा से चल रहा है, शुरू हो चुका है। क्यों है, सॉफ्ट हैंड, ये जो वर्डिक्ट हुआ था इसके खिलाफ सॉफ्ट हैंड दिया था, और उसकी वजह से क्या हुआ, पता चला कि सो यानी कि ये फैसला तो दिया लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। उससे पता क्या लगा कि स्टेट जो है वो पावरलेस है बिल्कुल, और इसी चीज ने जो टेररिस्ट है उनको अभी भी इनकरेज करती है। और इसी वजह से ये जो ईद मिलाद नबी पे अभी भी ब्लास्ट, यानी कि पाकिस्तान में कभी भी कहीं भी ब्लास्ट वो कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो वर्डिक्ट हुआ था ना, उसको लेकर आज के सिनेरियो को उसके साथ टुडे को लिंक करता है, और बताता है कि इस वर्डिक्ट के ऊपर अमल नहीं हुआ, और जब इस वर्डिक्ट के ऊपर अमल नहीं हुआ तो उसके अंदर क्या क्या क्यों नहीं हुआ वो भी उसने बता दिया, और उसके क्या क्या रिजल्ट्स निकले वो भी बता दिया। तो ये थे जी एडिटोरियल आज के। सो थैंक यू वेरी मच।